तो हेलो क्लास, मेरा नंबर बाज और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर आज मैं लेके आया हूँ 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यू पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी को वीडियो को आगे देखते हैं और वीडियो को स्किप मत करना। और मैंने इसी चैप्टर पे बेस्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी स्किप मत करना। मैं वीडियो की एंड स्क्रीन के अंदर उसको लगा दूंगा। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पहले बता रखा कि एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड, एंड वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, उसी के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसके बारे में बताया और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। उसी के बेसिस पे आज हम एक और थ्योरी लेके आए हैं, जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल एक हमारे साइंटिस्ट थे नील बोर, जिसको बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था किसके अंदर, एटॉमिक हिस्ट्री के अंदर। जिन्होंने क्या बताया, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और क्या करते हैं, उनकी अपनी रेडियस होती है न्यूक्लियस से, वो सब बताया। जिन्होंने उस पर पोस्टुलेट दिए, लेकिन उनके कुछ पोस्टुलेट जो है अच्छे से सही नहीं बैठे, जिसकी वजह से उनके कुछ ड्रॉबैक्स हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो किसने दिया था, हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, नील बोर। कौन थे, नील बोर। नील बोर ने बताया जनरली बेस्ड, देखो नील बोर ने बताया बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया उन्होंने, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स और क्वांटम, क्वांटम का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की बात होती है, उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स जिसके अंदर हमारा ग्रेविटी वगैरह इन सबका रोल होता है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसके लिए एप्लीकेबल है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि उसके एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। हीलियम प्लस 2 दे रखा है, यानी कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें से प्लस 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 1 दे रखा है, जिसका से एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है इसके अंदर। सोडियम क्या दे रखा है यहाँ पे, +10 दे रखा है, एटॉमिक नंबर 11, 11 इलेक्ट्रॉन, +10 दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, ऐसी लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस दे रखा है, तो कितना बचा, दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, इसी की तरह बेरिलियम के अंदर भी क्या है, सेम 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही किस पे बेस्ड है, हमारा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके अंदर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, तो बिना किसी देरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं और देखते हैं पोस्टुलेट्स में क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए। तो नील बोर ने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर कॉर्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। उसको क्या कहा जाता है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। और शेल भी कहते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, जिसको आगे जाके हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ठीक है। ईच ऑर्बिट एंड शेल हैव अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जिस सेल में वो घूम रहा है, उसके पास जिस शेल के अंदर वो घूम रहा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एक अपनी डिफाइनाइट एनर्जी होगी उस शेल के अंदर की। हर एक शेल के अंदर वेरी करती है, किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसी के बेसिस पे क्या होगी, उसकी एनर्जी डिफाइनाइट होगी। ठीक है, तो ये रहा, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि इस शेल के अंदर घूम रहा है, तो इसके अंदर क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, वही एनर्जी क्या होगी, इसकी डिफाइनाइट होगी। ठीक है, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स। और आपको पता है शेल्स कौन कौन से थे, KLMN, ये दीज आर द शेल्स, जो शेल्स उन्होंने दिए। अब बात करें किसकी, एज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिमेन एट एनी पार्टिकुलर स्टेट। अगर कोई भी जितने लंबे समय तक कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर रहता है, उससे क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या नहीं होती, रेडिएट नहीं होती। क्या नहीं होती, रेडिएट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर स्टेट के अंदर रहेगा, ना इधर जाए ना इधर जाए, इसका मतलब उसकी फिर एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वो कोई भी एनर्जी क्या नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, रेडिएट। और रेडिएट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो रूल होता है वो ये कहता है कि जब भी वो एक एक्साइटेशन से दूसरे एक्साइटेशन, यानी कि एक शेल से लेकर के दूसरे शेल के अंदर जाता है, 1 से 2 पे जाता है, तो वो क्या करता है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर वो क्या करता है, एनर्जी लेके बहुत सारे फ्यूल लिया, फ्यूल लेके कहा गया एक्साइट हो गया। फिर जब वो वहां पर पहुंच जाता है, उसके बाद करता है वो डी एक्साइटेशन। क्या करता है, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन के साथ वो क्या करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है किसी पार्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ के साथ, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, यही है बोर्स मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने बताया सबसे पहले। और आगे के पोस्टुलेट देखते हैं, तो ये रहा मेन। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बात करें थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर उन्होंने कहा सिंपल एक पॉइंट, क्या कहा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। क्या बोला उन्होंने, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हाई टू लो। अगर वो हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज। और एनर्जी आपको पता ही क्या होती है, इज इक्वल टू एच म्यू। किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसी को कहते हैं हम क्या, एनर्जी व्हेन हाई टू लो। जब हाई टू लो पर जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टू लो जाएगा, तो क्या करेगा, एमिट करेगा, इज इक्वल टू में एच म्यू।
ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जाएगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसी पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। क्या बात आपको समझ आई मेरी? चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करें किसकी, जो इन दोनों एनर्जी लेवल है, इनको कहता है एनर्जी लेवल। क्या कहता है इनको, एनर्जी लेवल। ये अलग शेल की है, ये अलग शेल की है। हर एक शेल की एक एनर्जी लेवल होता है, जिसमें अगर मैं देखूं तो E2 माइनस E1 आता है, जिसको कहते हैं चेंज इन एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं इसको हम, चेंज इन एनर्जी लेवल, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे, डेल्टा ई से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से। ये डेल्टा ई रहा, ये रहा डेल्टा ई से। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है जनरली, ठीक है। इसमें यानी कि एक अनदर एनर्जी लेवल एक अनदर ऑर्बिट पे, और एक अनदर एनर्जी लेवल एक अनदर ऑर्बिट पे, वही है। ओके, चलिए देखते हैं और देखते हैं। अब आपको पता है इज इक्वल टू एच म्यू होता है, तो एच म्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, खोल देंगे, और एच का कर देंगे डिवाइड में कर देंगे, जिससे मेरा क्या बनेगा, डेल्टा ई बाय एच बनेगा, डेल्टा ई बाय एच। अब डेल्टा ई को ओपन करूंगा तो E2 बाई E1, तो ये मेरा बनता है किसका, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला। और किसी भी इससे दो ऑर्बिट के बीच की मैं फ्रीक्वेंसी को इजिली निकाल सकता हूँ। क्या बात आपको समझ आई मेरी? ठीक है। अब उन्होंने एक बात और कही, ही से दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सेम एज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। मतलब जैसे प्लैनेट अराउंड द सन, देखो मैं एक मॉडल लेके आया हूं आपके लिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसका अराउंड, न्यूक्लियस का अराउंड। किसके अराउंड, न्यूक्लियस का अराउंड, एक पार्टिकुलर रेडियस पे पार्टिकुलर वेलोसिटी से। तो ये एक तरीके से सन हो गया, और ये तरीके क्या हो गया, हमारी अर्थ हो गई। तो अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये देखो अर्थ क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है किसी ऑर्बिट का, ओके, सन की ऑर्बिट का। उसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है किसका, न्यूक्लियस का। ओके, ये देखिए फोर्थ पोस्टुलेट क्या था उनका, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ओनली दोज ऑर्बिट हैव एंगुलर मोमेंटम। मतलब जिसका कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं हम एल से, जिसका फॉर्मूला होता है एमबीआर। भी एमबीआर कैसा है ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, तो उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर इंटू में वी बाय आर। आर से आर हटा तो मेरा क्या बन जाएगा, एमबीआर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। चलिए बिना किसी देरी के और आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें बोला एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो क्या है, एन एच बाय टू पाई एनर्जी लेवल के इक्वल है, एन एच बाय टू पाई के इक्वल है, ठीक है। अब यहीं पे उन्होंने बोला, बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, वो किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, उसकी एक कोई अपनी रेडियस होगी, और वो क्या है, जेड ई। जेड यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, जेड बता रहा है यहाँ पे आपको किसको, एटॉमिक नंबर को। किसको बता रहा है, एटॉमिक नंबर को, यानी कि जेड का यूज किस में होगा, एटॉमिक नंबर में होगा, ठीक है। अब बात करें किसकी, इसके इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑर्बिट्स। क्या है ये, ऑर्बिट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, n से, और कह सकते हैं शेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैव अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब क्या है इसका, कि जो भी एक इलेक्ट्रॉन अपने एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका क्या है, एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होगा इसका ही यूनिक होगा। क्या होगा, इसका यूनिक होगा। अगर ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा और ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, तो उसका एक एनर्जी लेवल अलग होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हर एक एनर्जी लेवल ऑर्बिट पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे के अंदर अलग होगा, एल के अंदर अलग होगा, एम के अंदर अलग होगा, एन के अंदर अलग होगा, हर एक का एनर्जी लेवल अलग होगा। क्या बात आपको समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। यही बोर्ड के पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट हमने देख लिए हैं, और पांचों पोस्टुलेट आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब डेरिवेशन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। क्या, इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन कहती है बोर्ड्स की कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पार्टिकुलर रेडियस पे, मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से, किसी पार्टिकुलर रेडियस पे, उसका भी एक क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, किसका, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, जो कहते हैं हम जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव, जिसकी वैल्यू जनरली कहते हैं हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख देते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसी की वजह से एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको कहते हैं हम क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो कहते हैं हम स्क्वायर बाय आर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींच रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, जो ऐसे घूमता है ना, एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं हम, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स इसको पकड़े रखा है, और एक बाहर की तरफ इससे फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो उसी पे हम इसका डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं। जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है, तो वो होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जिसके अंदर हम करेंगे क्या, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर से
ये नोट करेंगे क्योंकि अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, आपस में इक्वल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आर से आर हटा तो मेरा क्या बनेगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू में एम बी स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। क्या है ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और इसी फर्स्ट इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन जो कि हमने पहले पढ़ा था। जो एल यानी कि एम वी आर है वो मेरा किसके इक्वल है, एन एच बाय टू पाई के। किसके इक्वल है, एन एच बाय टू पाई के। ये ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। ठीक है, यही पे मेरा क्या बनता है, सेकंड इक्वेशन। क्या बनती है, सेकंड इक्वेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन हमें आनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमें पता रहता है कि फॉर्मूला बना किस थॉट से। तो आर आर आर, ठीक है, आर को एक तरफ रखने दें। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले। क्या, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, दूसरा लिख देता हूँ क्या, एम वी बाय एन एच इंटू में टू पाई इज इक्वल टू में आर। क्या बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ, क्या एल एच एस इक्वल है, एक साइड इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो इसी से हम कर देंगे क्या, हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट सेकंड को इक्वल रख देंगे, और इक्वल रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें इक्वल रखने के बाद, ये देख, आर इज इक्वल टू में के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू में एन एच बाय एम वी टू पाई। क्या ये हो गया मेरा फाइनल। ठीक है, अब एम बी से एम बी कट जाएगा। ठीक है, एक बी बच गया यहाँ पे, एक क्या बच गया, वी बच गया यहाँ पे। ठीक है, और मेरा फाइनल क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब मैं वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या बचेगा मेरा यहाँ पे, ये जो कि मेरा आ गया किसकी रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में आ गया, वेलोसिटी की। पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या बनेगा, के जेड ई स्क्वायर बाय टू पाई अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, जिसको हम करेंगे प्लैंक कांस्टेंट। एन को भी वही डाल दो, क्या एन को लेके ही आ जाओ नीचे, चलो लिया है हमें नीचे। ठीक है, एन और जेड अपना यूनिट आ गया, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करें, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, जेड कांस्टेंट नहीं है, ई कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है एंड एच कांस्टेंट है। बाकी मेरा कौन कौन कांस्टेंट नहीं है, एन और जेड। तो एन और जेड को मैं बाहर लिख लूंगा, जेड बाई एन लिख लूंगा। ठीक है, तो वहीं से मेरा क्या बना, ये कांस्टेंट की जो वैल्यू आई मेरी कितनी है, 2.18 है। कितनी आई, 2.18। और 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मेरी इसकी आती है वैल्यू कांस्टेंट की, जिसमें मैंने जेड और एन वेरी करता है किसके एटम टू एटम अकॉर्डिंग और एलिमेंट टू एलिमेंट अकॉर्डिंग। इसके अंदर जेड बाई एन मेरा क्या आ जाएगा। तो मेरा फाइनल जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट, जो क्या बनेगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन। व्हाट इज जेड, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एन, ऑर्बिट नंबर या फिर शेल नंबर। ओके, यानी कि वेरी करेगा। और एक चीज आप देखो, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी यानी कि उतना ऑर्बिट उसका कम होना चाहिए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन भी, छोटा सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, एन के, एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, जेड के। यानी कि अगर जेड बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेंगे, वेलोसिटी कम होगी। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हमारे किसके रिलेशन पे, अब आते हैं हमारे अगले रिलेशन पे जो किस पे, हमारा रेडियस पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, रेडियस पे बेस्ड है। चलिए बात करें रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला वहीं से बी की वैल्यू हमने लिखी थी। यहाँ पर क्या आ रहा था हमारा, आर वो आ रहा था, एम वी आर, ये आर की वैल्यू आ रही थी, इसी को पुट कर देते हैं। और इसके अंदर वेलोसिटी आएगी नीचे, उसको वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरा आएगा एन स्क्वायर बटा जेड, जो बचा मेरा यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, एन स्क्वायर बटा जेड। तो मेरा अगर मैं बी की वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो मेरा बचेगा एन स्क्वायर बटा जेड, जिससे मेरा फाइनल फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। व्हाट इज एन, एन इज ऑर्बिट, उसका भी स्क्वायर है, और जेड इज एटॉमिक नंबर। क्या बात आपको क्लियर हुई। एन व्हाट इज एन, एन इज एटॉमिक नंबर। चलो देखते हैं। ठीक है, अब 0.059 किसकी वैल्यू, 0.529 किसकी वैल्यू है, यह है इन कांस्टेंट की वैल्यू। वही वहां मार्क कर देता हूं मैं, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, 12th क्लास में यूज होगा जनरली, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, तो चीजों का भी समझ लेते हैं। जो के की वैल्यू होती है यहाँ पे, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं परमेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, अब बात करें किसके, इसके ग्राफ पे। किस पे बात करते हैं, इसके ग्राफ पे बात करते हैं। तो उसका ग्राफ अगर देखें तो वेलोसिटी और टाइम, इसका ग्राफ देखें तो क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताया था। तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू
जेड, यानी कि जेड बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एन के। तो ये रहा इसका ग्राफ और बहुत ही ईजी ग्राफ है, बात समझ आया भाई आपको, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक केस है इसके अंदर अगर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक हुआ, अगर एटम के अंदर सेम नंबर्स हुए, एटम क्या हुआ, सेम हुआ, एन जेड इज इक्वल टू, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है हाइड्रोजन, मैंने आपको क्या बताया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन के। तो उसके ऑर्बिट v1 बाय v2 इज इक्वल टू n2 बाय n1 हो जाएगा, यानी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बात समझ आ गई, तो ये हो केस टू की बात करें, अगर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कि अगर क्या है, सेम है, तो मेरा क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू z1, v2 इज इक्वल टू z2। क्यों, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z के। क्या बात आपको समझ आई इतनी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इसी एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्या इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 4 होता है इसका, ठीक है, और देखो प्लस दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहीं से प्रूव होता है क्या, बोर्ड्स ने सही कहा था। बात समझ आई, चलिए सॉल्व करते हैं इसको एक बार। सॉल्यूशन में क्या बोला, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 2.18 इंटू 10⁶, और क्या दे रखा फॉर्मूले में, z बाय n, क्या दे रखा है, z बाय n। अब z कितना है, 2, z कितना है 2, और n कितना है, n कितना है बताओ, थर्ड, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, जेड बाय एन होता है ना ओनली, ओके। चलिए अब 3 से इसको काटूंगा तो मेरा किस पे कटेगा, इजीली कट जाएगा ये, देखते हैं एक सेकंड। 3 सत्ते 21, 0.7686 समथिंग कुछ आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 1.44 इंटू 10⁶। और क्या, व्हाट इज वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड। क्या बात आपको समझ आई, मीटर पर सेकेंड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये रहा हमारा पूरा, जिसके अंदर थ्योरी दे रखी है पूरी, पूरा डेरिवेशन दे रखा है, और पूरी डेरिवेशन को आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट होती है वो वेरी करती है किस पे, उसके काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे। जो भी एनर्जी होती है जिसको कहते हैं टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है मेरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें किसी ऑर्बिट की, तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, यही होती है सेम, और आपको पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो माइनस माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है, क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करो टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका मोड लगा देते हैं, और इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको ध्यान रखना, यानी कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या कह लो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी अगर डेरिवेशन देखिए, छोटी सी डेरिवेशन है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन एटम, इट्स कॉल्ड टोटल एनर्जी। इसको हम ईएन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईएन भी लिखते हो, कई टीचर्स क्या लिखते हैं, टी भी लिखते हैं, टोटल एनर्जी भी लिखते हैं, ठीक है। अब ईएन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, जिसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, ईएन मतलब एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और हाफ के जेड इज इक्वल टू आर पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे माइनस था पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, जिसके ऐसे माइनस हो जाएगी वैल्यू, और मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मेरा ये बनेगा क्या, के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर, ठीक है। जिसकी अगर मैं आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं, मैंने आर को इसलिए दी थी क्योंकि आर की वैल्यू अलग थी, जो कि ये दे रखी है, ये दे रखी है यहीं पे बता दी मैंने, आर की वैल्यू ये रखी, एक सेकेंड आजा, ये आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, इससे ही आपको पता लगेगा कि कैसे थ्योरी रिलेट हुई है, कैसे थ्योरी रिलेट हुई है, ये रहा। क्या बात समझ आई आपको, इसको हम पुट करेंगे अगर आर की वैल्यू की जगह, तो मेरा फाइनल कट आउट होकर मेरा क्या वैल्यू आएगी, ई एन की वैल्यू आएगी 0.13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और यूनिट क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ टोटल एनर्जी, ये कह सकते हो टोटल एनर्जी की वैल्यू है ऑफ एनी एटम। अब एक बार पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये वेरी करती है, आपको बताया यहाँ पे एन लिख रखा है, यानी कि ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी करेगी, यानी कि किसी ऑर्बिट के अंदर कुछ होगी, किसी ऑर्बिट के अंदर कुछ होगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो तो एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे जेड बाय एन रखूंगा तो एन क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो मेरी एनर्जी कितनी आएगी उसकी, फर्स्ट ऑर्बिट पे कितनी आएगी टोटल एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। अब बात करूँ सेकंड ऑर्बिट की, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन में 2 का स्क्वायर, इसके से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस देखूं, n इज इक्वल टू 1 के बीच का, n इज इक्वल टू 2 के बीच का, उसको कहेंगे हम डेल्टा ई। वहीं पे बताया था मैंने आपको E2 माइनस E1 था, और 100%। और कितना आएगा E2 माइनस E1? 10.2 समथिंग आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बात समझ आ गई आपको? दिस इज अ डेल्टा ई की वैल्यू। थर्ड लेवल पर कुछ और आएगी, और फोर्थ लेवल पर कुछ और आएगी। दिस इज अ वैल्यू ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब बात करें ग्राफ की, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड के, ओ सॉरी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी वजह से कैसा बन रहा है ये हाइपर पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है। और एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर एन स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी ग्राफ की, एन स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे वैल्यू की, ग्राफ की वैल्यू आएगी इस तरीके से। ये गलत है, ये वाली वैल्यू सी। क्या बात समझ आई आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी आखिर होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या, एक बात बताओ, क्या हमने टोटल एनर्जी पढ़ा? टोटल एनर्जी का कंसेप्ट क्या था कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर पार्टिकुलर उसकी एनर्जी होगी, यानी कि बात को इसकी एनर्जी कितनी है इसमें, यहाँ इस लेवल पे मान लो 100 जूल है, तो मुझे इसको निकालने के लिए कितनी चाहिए होगी, 100 जूल। तो वहां पर कितनी दे रखी है, -100 जूल, तो भी चाहिए। एंड यहाँ पे चाहिए कितनी, +100 जूल। तो क्या एक कॉन्सेप्ट बताओ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो मेरा EN होता है, जो मेरा EN होता है, वो क्या होता है मेरा, इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के। किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के। क्या बात आपको समझ आई? यानी कि कह सकते हो कि जो मेरा EN है वो माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अगर EN मेरे को दे रखा है -13, तो मैं 10 दे रखा है, तो मेरा क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, +10। क्या हो जाएगा, +10। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ये रहा, देखो फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, प्लस आ जाएगा, बस माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं किसकी, किसी भी ऑर्बिट के अंदर उसका एक एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है, एनर्जी लेवल। अगर इनफाइनाइट शेल है और किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर है, तो उसी के बेस पे कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस शो होती हैं। क्या शो होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब उन्हीं को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। चलिए, अगर बात करें किसकी, अगर इनफाइनाइट से कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्ट्राइक करता है, हमारे फर्स्ट ऑर्बिट पे, कहाँ पे स्ट्राइक करता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो वो क्या शो करेगा, लाइमन सीरीज। क्या शो करेगा, लाइमन सीरीज। और इसी तरीके की सारी सीरीज दे रखी है, जो कि इस ऑर्डर में है, लाइमन, बार्मा, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। एक हमफन भी, एक हमस्टन भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, लाइमन, बार्मा, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफन। अभी पीफन क्या बताता है, इंफ्रारेड रे रिलीज हो रही है। ब्रैकेट क्या बताता है, इंफ्रारेड रेज रिलीज कर रही है। पास्टन क्या बताता है, इंफ्रारेड रेज। एंड बार्मर पे हमारी क्या रेज होती है, विजिबल रेज। यानी कि हमें जो सराउंडिंग में जो कलर्स दिखते हैं, अगर ये मुझे रेड कलर का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कौन सी रेज छोड़ रहे हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ एक्साइट हो रहा है, सेकंड ऑर्बिट पे, जिसकी वजह से क्या रिलीज हो रही है, बार्मर सीरीज रिलीज हो रही है। और उसके वजह से हमें कौन सा कलर शो हो रहा है, विबग्योर। जो भी कलर वो करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि स्ट्राइक करेगा, इजेक्ट करेगा, वही कलर हमें शो होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कलर देखें, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइमन सीरीज होती है वो यूवी रेडिएशन रिलीज करती है, यानी कि जब उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आएगा तो वो क्या इजेक्ट करेगा, यूवी सीरीज। मैंने बताया था ना, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, यूवी रेडिएशन में। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यूवी के इक्वल होगी। क्या बात समझ आ गई? अगर बाल्मर की बात करें, तो उसका इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, विजिबल रेज। और उससे क्या निकलेगी, ये कलर्स निकलेंगे, वही कलर्स हमें विजिबल होते हैं, जिसको कहते हैं हम विबग्योर। क्या बात समझ आई आपके? अगर पास्टन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे एक्साइट डी एक्साइट होगा तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंफ्रारेड रे की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तो इंफ्रारेड रेज दिखेगी। ऐसी ब्रैकेट में फिर इंफ्रारेड रेज एंड पीफर में भी इंफ्रारेड रेज। तो यही होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, ये दे रखा है, देखो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। चलिए अब फटाफट से पढ़ते हैं हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, जनरली कोई भी इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करता है, क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट से, तो वो स्पेक्ट्रल शो करता है। और ये वेरी करता है हमारा किस पे, हर एक स्पेक्ट्रल पे, जिसमें लाइमन सीरीज का अलग स्पेक्ट्रल लाइन होती है, बाल्मर की अलग होती है, पास्टन की अलग होती है, ब्रैकेट की अलग होती है, पीफन की अलग होती है। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि कैसी होती है, फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, जो बात करें लाइमन की, अगर बात करें लाइमन की, तो फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम सेकंड टू वन, यानी कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे करेगा तो हमारा लाइमन सीरीज के अंदर फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रल शो करेगा। थर्ड टू वन मतलब सेकंड लाइन स्पेक्ट्रल शो करेगा। थर्ड फोर्थ टू वन यानी कि थर्ड लाइन स्पेक्ट्रम शो करेगा। फिफ्थ टू वन फोर्थ लाइन स्पेक्ट्रम, सिक्स टू वन फिफ्थ लाइन स्पेक्ट्रम, और इनफाइनाइट टू वन इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट लाइन स्पेक्ट्रम। ये इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम कब शो होता है, जब कोई भी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट से मेरा इलेक्ट्रॉन गिरता है
और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस रिलीज होती है उन्हीं को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, बार्मा के लिए क्या होता है वो लिख लेते हैं। बार्मा के लिए क्या होता है, 3rd to 2, 4th to 2, 5th to 2, 6th to 2, 7th to 2। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट के लिए हमेशा एक आगे पीछे चलता है इसमें। जो फर्स्ट लाइन होगा, अगर ये मेरा फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर क्या शो करेगा, सेकंड शो करेगा। सेकंड लाइन है, यहाँ पर क्या शो करेगा, 4th to 3rd शो, सेकंड शो करेगा। ये बात पास्ट के लिए 4th to 3, 5th to 3, 6th to 3, 7th to 3, 8th to 3। बारहवां पास्ट ब्रेक के लिए 5th to 4, 6th to 4, 7th to 4, 8th to 4, 9th to 4। पास्टन के लिए, पी1 के लिए, सॉरी, पी1 के लिए इससे शो करेगा 6th to 5th, 7th to 5th, 8th to 5th, 9th to 5th, 10th to 5th। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि इस तरफ देखो सेम है, यानी कि एक्साइटेड लेवल जो है क्या है यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे जो N2 है वो अलग है, N1 क्या है सबका सेम है। क्या बात समझ आ गई? N2 होता है वो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आके नीचे आ रहा होता है, एंड N1 होता है जहाँ पर वो आके स्टॉप होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं डी एक्साइटेड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट जनरली आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आके स्विच होता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड जहाँ सर आता है और जहाँ पे एक्साइट होके रुकता है, रेस्ट करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनरली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका, एक्साइटेशन थ्योरी के ऊपर। एक्साइटेशन थ्योरी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके अंदर क्या बताता है, अगर N2 है वो एक्साइटेड स्टेट है, N1 का एक ग्राउंड स्टेट है, जिसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला बताता है आर जेड स्क्वायर। आर का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कांस्टेंट दिया 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। क्या था इसकी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल क्या थी इसकी वैल्यू थी। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 1/r की वैल्यू कितनी होती है, 911.5 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने होते हैं, 10⁻10 मीटर्स।